ध्रुव ने दीवार पर लिखे हुए नाम को लालटेन की रोशनी में ध्यान से पढ़ा। दीवार पर लिखा था राजा अनिकेत चौरंग। राजा का नाम पढ़ते ही ध्रुव को अपने मन में बरसों से चल रहे सवाल का जवाब मिल गया। गांव में कोई भी चौरंग नहीं रहता था, फिर भी गांव का नाम चौरंग क्यों है? ध्रुव के दिमाग में अब एक और सवाल ने जन्म ले लिया था। राजा चौरंग के वंशज कहाँ थे? क्या वो सब चौरंग छोड़कर चले गए या मारे गए? इतनी बड़ी हवेली छोड़कर क्यों कोई जाएगा? ध्रुव को अब एहसास हुआ कि हवेली सच में कितनी बड़ी थी। वो जब पहली बार रघु के पीछे आया था तब तो उसने इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था, और जब वो दोबारा अपने दादाजी के साथ हवेली में आया था तब डायन ने इन सब बातों पर ध्यान देने नहीं दिया था। तब तो ध्रुव का पूरा ध्यान रघु के शरीर को ढूंढने में और अपने साथ ले जाने का ही था। ध्रुव अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी ओजस के हाथ में दिए में जड़ी हुई घंटी बजने लगी और धीरे धीरे घंटी की आवाज बढ़ने लगी। मतलब साफ था, चक्र दिए में किसी आत्मा ने प्रवेश किया था। लेकिन यह आत्मा डायन की नहीं थी। ये बात तो पक्की थी, क्योंकि चक्र दिए में वही आत्मा प्रवेश करती थी जो मुक्ति की ओर जाना चाहती हो। तो फिर किसकी थी ये आत्मा? ओजस अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि ध्रुव ने दीवार की ओर कुछ ऐसा देख लिया कि वो अपने आप को दीवार के पास जाने से रोक नहीं पाया। वो सारी बेल जिसने दीवार पर लटकी हुई तस्वीर को ढक दिया था, एक के बाद एक अपने आप ही दीवार से हटने लगी और फिर एक बार पूरी तस्वीर ध्रुव को साफ नजर आने लगी। लेकिन आज तस्वीर में स्त्री का चेहरा धुंधला नजर आ रहा था, और जो स्त्री के पीछे हाथ में चाकू लिए खड़ा था उस इंसान का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उस चेहरे को देखकर ध्रुव चौंक गया। वो चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मतलब साफ था, डायन की मौत उस इंसान के हाथों लिखी थी। पर वो इंसान कौन था? ध्रुव नहीं पहचान पाया। ध्रुव ने ओजस को आवाज देते हुए कहा, ओजस, देखो तो जरा, क्या तुम इस चेहरे को पहचानते हो? मगर ओजस ने ध्रुव को जवाब नहीं दिया। ध्रुव ने मुड़कर देखा तो ओजस वहां था ही नहीं, बल्कि ओजस की जगह हवेली में हर जगह काला अंधेरा छाया हुआ था। बस ध्रुव के हाथ में रहे लालटेन से जितनी रोशनी आ रही थी उतना ही उजाला शेष था। ध्रुव ने गुस्से से तस्वीर में डायन को देखा। डायन मुस्कुराकर अपने बाल बना रही थी। तब ध्रुव का ध्यान गया कि डायन के हाथ में एक लाल धागा बंधा हुआ था, और उसी लाल धागे की तरह ध्रुव के शरीर पर लाल निशान पड़े हुए थे। पता नहीं, पर ध्रुव को यह देखकर इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने लालटेन को तस्वीर की ओर फेंका। उसी पल पूरी तस्वीर में आग लग गई और तस्वीर में बाल बना रही खूबसूरत डायन चिल्ला उठी। डायन की कंघी तस्वीर से बाहर उड़कर आ गई और उसी कंघी के जलते हुए टुकड़े ध्रुव के ऊपर आ गिरे। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पेट और शरीर पर गर्म गर्म सुइयां और कांटे लगा दिए हों। तस्वीर जल उठी और उसमें से एक चाबी नीचे गिरी। ध्रुव ने चाबी और लालटेन झट से उठा लिए, पर यह चाबी किस खजाने की थी, दरवाजे की थी, यह सोचने का समय ध्रुव के पास नहीं था। ध्रुव के दिमाग में फिलहाल तो एक ही नाम गूंज रहा था, ओजस, और ओजस का कोई पता नहीं था। ध्रुव ने देखा तो थोड़ी दूर पर कुछ हलचल नजर आ रही थी। ध्रुव उस दिशा की ओर भागा। पुरानी हवेली से बाहर जाने का दूसरा रास्ता था, और ये रास्ता यम तालाब के पास निकलता था। ध्रुव ने अपने कदम तेज किए और वो यम तालाब की ओर भागा। बाहर घना अंधेरा था और चांद को बादलों ने ढक दिया था। ध्रुव ने देखा तो तालाब के बीचों बीच कोई तैर रहा था। अंधेरा काफी होने के कारण वो कौन था ध्रुव को पता नहीं चल पाया, पर दूर से छोटे बच्चे के होने का एहसास हो रहा था। ध्रुव ने अपनी बैग वहां किनारे पर रखी और आंखों को छोटी करते हुए देखा तो उसे लगा जैसे वो खुद तालाब के बीचों बीच तैर रहा था। एक पल के लिए ध्रुव ने अपने कदम रोकने चाहे, क्योंकि जब ध्रुव हॉस्पिटल से वापस आया था तब उसने सुना था कि तालाब सूख चुका था, पर यहां तो तालाब में भरपूर पानी था।
तभी अचानक से ध्रुव जहां खड़ा था उसके पैर के नीचे से जमीन सरकी और ध्रुव तालाब में गिर पड़ा। ध्रुव ने किनारे को पकड़ना चाहा, पर ध्रुव जितना किनारे की ओर जाना चाहता था उतना ही वो तालाब के सेंटर की ओर जा रहा था। आखिर में ध्रुव ने तैरना बंद कर दिया तो ध्रुव अपने आप ही यम तालाब के सेंटर की ओर बढ़े जा रहा था। तभी ध्रुव के हाथ में कुछ आया। ध्रुव ने देखा तो वो ओजस की बैग थी जो ममता ने बनाकर दी हुई थी। ध्रुव समझ गया कि जो यम तालाब के मध्यम में फंसा हुआ है वो ओजस ही है। ध्रुव ने ओजस को आवाज लगाई। ध्रुव की आवाज पर्वत से टकराती हुई हर जगह गूंज उठी। फिर भी ओजस ने ध्रुव को कोई जवाब नहीं दिया। तभी किसी ने ध्रुव के पैरों को पानी के भीतर खींच लिया और खींचता ही गया। ध्रुव अपने आप को बचाना चाहता था। ध्रुव ने अपने बैग से चाकू और अपने दादाजी का दिया हुआ आईना निकालना चाहा, पर ध्रुव को याद आया कि पानी में गिरने से पहले उसने अपना बैग यम तालाब के किनारे पर उतार कर रख दिया था। ध्रुव ने देखा पानी के भीतर उसके आसपास कई चेहरे घूमे जा रहे थे। ध्रुव चौंक उठा। ये तो गमन था, बबलू था, राकेश था, छोटी चुटकी और साथ में रिंकू भी थी। रिंकू तो तैरने में हमेशा अव्वल आती थी, वो कैसे तालाब में डूब सकती थी। तभी ध्रुव को रघु ने आवाज दी और कहा, अच्छा हुआ ध्रुव जो तू मेरे पास आ गया। अब हम सब मिलकर खेलेंगे। वचन दे, अब तू यहां से कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। ध्रुव ने देखा रघु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ध्रुव अपना हाथ आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके हाथ पर अपना कोई जोर नहीं था। कोई अदृश्य ताकत थी जो ध्रुव के हाथ को जबरदस्ती आगे बढ़ा रही थी और ध्रुव कुछ नहीं कर पा रहा था। बस ध्रुव रघु के हाथ में अपना हाथ देने ही वाला था कि पता नहीं कहां से हर तरफ घंटियां बजना शुरू हो गईं। सारी आत्माएं डर गईं और चीखने लगीं। बंद करो, ये घंटी बजाना बंद करो। इससे पहले कि सारी आत्माएं मिलकर कुछ नया करती, एक हाथ आगे आया और उसने ध्रुव को पानी से खींच निकाला और वो पानी पर तैरता हुआ ध्रुव को अपने कंधे पर उठाकर किनारे ले आया। ध्रुव ने देखा उसे पानी से खींचकर किनारे लाने वाला ओजस था। ओजस ने जहरीले यम तालाब में कूदकर ध्रुव की जान बचाई थी, लेकिन उन आत्माओं के बनाए हुए माया जाल को तोड़ने के लिए ओजस ने अपना चक्र दिया तालाब में डाल दिया था। ध्रुव कुछ बोले उसके पहले तो ओजस ने ध्रुव के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। कुछ पता भी है? अगर मैं नहीं आता तो तुम मरने वाले थे। ओजस के थप्पड़ के कारण 2 पल के लिए ध्रुव चुप हो गया और फिर किनारे पर पड़े अपने बैग को उठाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। दादू ने मुझे कहा था कि अगर कोई गड़बड़ दिखे तो उसी समय घर लौट आना चाहिए था। अब चले घर। पर इस बार फिर से ओजस ने ध्रुव को कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देता भी कैसे? ओजस वहीं किनारे पर बेहोश होकर गिरा पड़ा था। ओजस की हालत देखकर ध्रुव की सांसें अटक गईं। उसने भागकर ओजस की सांसें चेक करी। किस्मत से ओजस की सांसें धीमी पर चल रही थी। ध्रुव ने ओजस को अपने कंधे पर लिया और वो अपने घर की ओर भागा। अच्युत चारण और ममता कब से ध्रुव और ओजस के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अच्युत चारण के कान थिरके। उन्हें ध्रुव के भागकर आते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर अंधेरे को चीरकर अपने कंधे पर ओजस को उठाकर भागकर आता हुआ ध्रुव दिखा। उसी पल अच्युत चारण को सारा मामला समझ में आ गया। उसने ममता को कहा, ममता, भागकर डॉक्टर मयंक को बुलाकर लाओ। ममता भी परिस्थिति को समझकर भागी। एक ओर ममता जा रही थी तो सामने से ध्रुव आ रहा था। ममता ने देखा ओजस का मुंह सफेद हो गया था और होंठ नीले। ममता का मन तो बहुत था कि वो रुके और ओजस को देखे, पर उसने खटखटाया क्या, ऑलमोस्ट दरवाजा तोड़ ही दिया था। ममता डॉक्टर मयंक को अपने घर ले आई और डॉक्टर मयंक ने जल्दी से ओजस का इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि जल्दी से गर्म पानी तैयार किया जाए
क्योंकि तालाब के ठंडे पानी से ओजस के शरीर को बर्फ जैसा बना दिया है। अच्युतचारण भी टेंशन में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ओजस, जो चक्र दिया तकनीक का इतना जानकार है, उस पर डायन और यम तालाब मिलकर भारी पड़ जाएंगे। अच्युतचारण ने तुरंत ही मंत्र विधि से बुद्ध पंजा जड़ी बूटी तकनीक से ओजस के शरीर का जहर निकालना चाहा, पर ओजस का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस नींद में अपनी मरी हुई माँ को याद किए जा रहा था। माँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़ लो माँ। ये सब सुनकर ममता को बहुत दुख हो रहा था। आखिरकार जब लाख कोशिश करने के बावजूद ओजस का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तो अच्युतचारण ने तय किया कि ओजस को शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। लेकिन तभी अच्युतचारण के आंगन में 4-5 महंगी वाली काली गाड़ियां आकर रुकीं। पूरा गांव जमा हो गया। ये कौन लोग थे? कहां से आए थे? क्या ये कोई मंत्र तंत्र करने वाले थे? वैसे भी हीरा अपनी ओर से एक तांत्रिक को कुछ दिन पहले चौरंगा में ले आया था, पर उस तांत्रिक से कुछ नहीं हो पाया। बस वो गांव के 2-4 चक्कर लगाकर ये कहकर निकल गया कि सब कुछ ठीक है, पर उसका चेहरा साफ साफ बता रहा था कि गांव में कुछ भी ठीक नहीं था और वो अपनी जान बचाकर चौरंगा से जल्द निकलना चाहता था। ऐसे में अब ये कौन नए लोग आ पहुंचे थे? तभी गाड़ी से एक काले कपड़े वाला बॉडीगार्ड जैसा आदमी निकला और उसने गाड़ी से एक व्हील चेयर बाहर निकाली। फिर एक बूढ़े आदमी को गाड़ी से बाहर निकाला गया। वो आदमी दिखता तो बिल्कुल अच्युतचारण जैसा ही था, पर इसके माथे पर भभूत पर सिर्फ लाल टीका ही नहीं था, लाल टीके के ऊपर पीला टीका और सूर्य का निशान भी था और हाथ में चक्र दिया पकड़े हुए था। अच्युतचारण तुरंत ही जाकर अपने बड़े भाई रुद्रचारण के पैरों में पड़ गया और उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, मैं ओजस की रक्षा नहीं कर पाया। रुद्रचारण ने अच्युत को गिल्टी फील करने से मना करते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अच्युत, मैं ही ओजस को इतना लायक नहीं बना पाया। आखिरकार चक्र दिए के जानकार का इतनी जल्दी हथियार रख देना सही नहीं है। रुद्रचारण ने अपने आदमियों को इशारा किया कि वो ओजस को अंदर कमरे में ले आए। 2 ही पल में आदमी भीतर से ओजस को लेकर आ गया और उसने ओजस को गाड़ी में लिटा दिया। दूसरे ही पल रुद्र ने अपने साथ लाया हुआ चक्र दिया ओजस के हाथ में रख दिया। जैसे ही ओजस के हाथ में दिया आया, ओजस के शरीर में एक चेतना जग उठी। रुद्र ने अच्युत के सामने हाथ जोड़े और कहा, घड़ी खंबा, मतलब कि जा रहा हूं। लेकिन ध्रुव से रहा नहीं गया। उसने रुद्रचारण का रास्ता रोकते हुए कहा, क्या मैं ओजस को मिलने आपके वहां आ सकता हूं? हम पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। रुद्रचारण ने ध्रुव के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, जो लोग चक्र दिया चलाना जानते हैं उन्हें दोस्त बनाने की इजाजत नहीं है। और गाड़ियां गांव से चली गईं। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि ओजस के दादाजी कितने पैसे वाले थे और अच्युतचारण एक साधारण इंसान। ऐसा क्यों? क्या ओजस के दादाजी नहीं चाहते थे कि ओजस और ध्रुव की दोस्ती बनी रहे? क्या इतनी खराब तकदीर पाई थी ध्रुव ने? ध्रुव के छोटे से दिमाग में हजारों सवाल उभर आए, पर जब उसने अपने दादाजी को अपने सामने देखा तो सारे सवाल कहीं हवा हो गए और बस एक ही सवाल था जिसने ध्रुव को शर्मिंदा कर दिया था, और वो सवाल अच्युतचारण का था। जब मैंने कहा था कि तुम्हें जरा भी गड़बड़ लगे तो तुम लौट कर आ जाना, तो फिर तुम लौट कर क्यों नहीं आए? अब तुमको इसकी सजा मिलेगी। क्या होगी ध्रुव की सजा?